हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि स्ट्रेटजी फॉर हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल एग्जाम इन 90 डेज बाय एमडी सर। यानी कि मैं अभी सीजीएल 2021 से सिलेक्टेड हूँ एज एन एडिटर ऑफिसर जो 2800 ग्रेड पे है। इससे मैं पोस्टेड हूँ और 2022 में मैंने मेंस में अच्छा स्कोर किया है, 317 स्कोर किया आउट ऑफ 390 एंड कंप्यूटर में मैंने 35 स्कोर किया आउट ऑफ 60 एंड मेरा प्रीलिम्स का स्कोर है 160 आउट ऑफ 200। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा एंड मैंने कैसे इतना एक डिसेंट स्कोर किया है सीजीएल 2022 के मेंस में और प्रीलिम्स में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो मेरे साथ बने रहे। तो चलिए हम लोग आज डिस्कशन करते हैं अपना जो भी स्ट्रेटजी रहेगा 90 डेज़ में। क्योंकि देखिए एसएससी ने अपना 2023 का जो कैलेंडर रिलीज कर दिया है, तो सीजीएल का जो एग्ज़ाम का डेट है आपका 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक है। यानी कि एग्जैक्ट आपके पास 100 डेज बचा हुआ है अभी, है ना। पूरा आपका अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया एंड जुलाई का लास्ट 14 दिन, तो 10 दिन ही मानते हैं, फिर भी मेरा 100 डेज बचा हुआ है। तो आखिर क्या स्ट्रेटजी रखा जाए, तो आते हैं हम लोग पहला सेक्शन पे अपना। तो देखिए इसमें अभी 3 चीज़ है, देयर आर मतलब सॉरी 4 चीज़ है। देयर आर 4 पॉइंट्स जो आपको अपने माइंड में रखना हो हमेशा। देखिए देयर आर 4 पॉइंट्स ऑलवेज हैव टू केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स। इसमें देखिए 4 सेक्शन है। एक तो आपका पहले मैथ वाला सेक्शन हो गया, दूसरा इंग्लिश का सेक्शन है, तीसरा जनरल अवेयरनेस का है और चौथा आपका रीजनिंग का सेक्शन है। तो आखिर चारों में कैसे हम अपना टाइम डिवोट करें या फिर कितने घंटे की हमें स्टडी की चाहिए जिससे कि एक अच्छा स्कोर कर ले हम इन 90 डेज़ में, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैथ के बारे में। तो चलिए मैथ का जो भी सेक्शन है इसके बारे में हम लोग पहले अपना बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए मैथ का, है ना। तो चलिए मैथ का पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कितना चैप्टर है इसमें, यानी कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप पहला चैप्टर देखिएगा तो आपका है नंबर सिस्टम है, जो कि बहुत अच्छा वेटेज रखता है नंबर सिस्टम अपने आप में। तो आखिर नंबर सिस्टम को कितने दिन में कर ले, मेंसुरेशन को कितने दिन में कर ले, ज्योमेट्री को कितने दिन में कर ले, इसी तरह ट्रिगोनोमेट्री को कितने दिन में कर ले, ये सारे का अभी डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। देखिए नंबर सिस्टम के लिए एक्सपेक्टेड है 6 डेज, है ना। नंबर सिस्टम आप 6 डेज़ में कर लीजिए, फिर मेंसुरेशन को आप 6 डेज़ में कर लीजिए। ज्योमेट्री के लिए 8 डेज़ रखे हैं। देखिए ज्योमेट्री को 8 डेज़ इसलिए रखे हैं, 2 दिन ज़्यादा रखे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और ये एक लार्जेस्ट सेक्शन है और मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में आपका आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, सर्किल वगैरह आ जाएगा, रोमबस आ जाएगा, ट्रेपेजियम आ जाएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी ज्योमेट्री से देता है एसएससी। तो ज्योमेट्री को 8 डेज़ रखे हैं, मेंसुरेशन को 6 डेज़ एंड नंबर सिस्टम को 6 डेज़ रखे हैं। फिर ट्रिगोनोमेट्री के लिए हम 5 दिन रखे हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जनरली जो भी मैट्रिक किया हुआ ना बच्चा, तो मैट्रिक में तो सबका मैथ रहा होगा, तो सबको मैथ मिला होगा। ट्रिगोनोमेट्री से ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं है, जनरली बेसिक ही क्वेश्चन आता है। फिर अलजेब्रा को मैं 6 डेज रखा है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, ये जनरली इससे एक क्वेश्चन जनरली रहता है मेंस में, पीटी में रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, किसी शिफ्ट में रहेगा किसी शिफ्ट में नहीं रहता है ना। तो इसके लिए 2 दिन ही रखे हैं हम। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो मेरा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ज़्यादा वेटेज है और परसेंटेज का भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को 5 डेज रखे हैं एंड परसेंटेज को मैंने 6 डेज रखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का एक तो आपका ये जो क्वेश्चन आता है ये तो है ही, साथ ही साथ आपका जो डीआई आता है ना, डीआई भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। आपको 2-4 एग्जांपल देते हैं। इससे मान लीजिए 10% आ गया, तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1/10 कर देंगे। अगर मान लीजिए 12.5% है तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो 1/8 कर देंगे। अगर मान लीजिए कभी 16.66% आ गया तो इसका 1/6 हो गया। तो ये सारा चीज़ आपको रटा हुआ होना चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको टाइम बच जाए, है ना। नहीं तो फिर वहाँ भी अगर आप कैलकुलेट करने लग जाइएगा तो फिर टाइम बहुत कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है मेरा क्या, नेक्स्ट चैप्टर है मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना। तो रेशियो प्रोपोर्शन पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या किया जाए।
तो देखिए रेशियो प्रोपोर्शन को भी आप 4 डेज दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 4 डेज रेशियो प्रोपोर्शन को हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस को 5 डेज, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन रहा है, अभी भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। साथ ही साथ एवरेज में भी आप 4 to 5 डेज देना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज का एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी। एंड मिक्सर एलिगेशन 2 दिन काफ़ी है, इसमें ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन आता नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया तो ऐसे भी आपको से बनने वाला है नहीं। पीटी में या फिर मेंस में भी तो टाइम बहुत कम पड़ गया है, क्योंकि मेंस का अगर आप सिलेबस देखिए तो सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग है, तो मैथ आपका 30 क्वेश्चन होता है और रीजनिंग 30 क्वेश्चन है। अगर टफ क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपसे ऐसे भी नहीं बनने वाला है, तो इसको ज़्यादा टाइम दे के फ़ायदा नहीं होता एग्जाम में। उसके बाद आ जाए आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, एज रिलेटेड क्वेश्चन जनरली ईजी होता है, तो इसके लिए आप 2 डेज दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 डेज इसमें दे दीजिएगा, मोर देन एनफ है। फिर पिरामिड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। पिरामिड से जनरली मेंस में आप क्वेश्चन आता है, पीटी में नहीं आता है। एक क्वेश्चन आता है पिरामिड से, हो गया पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया और टेट्राहेड्रॉन से, ये तीनों से मिला के 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे मेरा वाला शिफ्ट में देखिएगा तो प्रिज्म से क्वेश्चन आया था एक, और पिरामिड दोनों से कंबाइन करके क्वेश्चन आया था। वॉल्यूम से रिलेटेड आया था कि रेशियो मांगा था, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा यदि पिरामिड का और प्रिज्म का जो हाइट है और जो एरिया ऑफ बेस है दोनों सेम है, तब रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड, तो ये 3:1 होता है। ये क्वेश्चन हमको पहले से पता था, तो जाके मैं तुरंत टिक कर दिया था, कोई दिक्कत था नहीं मेरे लिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अभी आप पीटी के लिए प्रोबेबिलिटी का तैयारी ना करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आने वाला है आपका मेंस में, तो प्रोबेबिलिटी आप पीटी तक ना तैयार करें, है ना, क्योंकि अभी आप ज़्यादा उस सेक्शन पे टाइम दीजिए जिस सेक्शन से पीटी में क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी आफ्टर पीटी आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आता है आपका एक स्टैटिक्स। स्टैटिक्स भी अभी नहीं करना है, क्योंकि स्टैटिक्स भी क्वेश्चन आने वाला है नहीं पीटी में। तो अभी आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, पीटी पे, क्योंकि पीटी मेरे एटलीस्ट किसी भी कीमत पे क्लियर हो जाना चाहिए। और पीटी में अगर आप कोई बंदा 200 में 190 ला रहा है और कोई बंदा सिर्फ क्वालिफाई कर रहा है, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस बचा नहीं है। वो तो मेंस में पता चलेगा कि क्या चल रहा है, तो करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन हम लोग का है मैथ, तो कंप्लीट हो गया। अब बचेगा मेरा इंग्लिश सेक्शन, उसका स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए, है ना। तो इंग्लिश पे आते हैं हम लोग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंग्लिश का क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, इंग्लिश सेक्शन स्ट्रेटजी। तो देखिए इस पर हम लोग इसका स्ट्रेटजी बताने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि आखिर इसके लिए क्या क्या बुक है इम्पोर्टेंट, और क्या टीचर्स होना चाहिए या कौन सा टीचर होना चाहिए आपके लिए, है ना। तो जहाँ तक है कि पहले हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। मैंने कौन कौन सा बुक फॉलो किया, मैंने कौन कौन सा टीचर को फॉलो किया, क्या मैंने यूट्यूब से कोई कोर्स लिया था या फिर कोई पेड कोर्स लिया था कि नहीं लिया था, तो ये सारे के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले पहले बुक में आते हैं हम कि आखिर बुक में हम क्या क्या फॉलो किए थे। अगर आप वोकेबुलरी के लिए देखिएगा तो वोकेबुलरी के लिए मैंने किया था ब्लैक बुक और किरण का जो प्रीवियस ईयर है, मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वोकेबुलरी के लिए मैंने इसे वन वर्ड हो गया या फिर सिनोनिम्स हो गया या फिर एंटोनिम्स हो गया या फिर इडियम्स एंड फ्रेज हो गया, तो ये 4 सेक्शन के लिए मैंने जो बुक रेफ़र किया वो तो एक ब्लैक बुक और दूसरा किरण पब्लिकेशन का PYQ। और साथ ही साथ मैं द हिंदू उसको मैं फॉलो करता था। डेली तो नहीं कर पाता था बट अल्टरनेट ही सही, अल्टरनेट 1 आवर या फिर 30 मिनट्स 40 मिनट्स या जितना मिलता था कर देते थे उसको, है ना। इससे होता क्या था ना द हिंदू पढ़ने से कि एक तो अपना अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाता था, और जो भी वोकेबुलरी वगैरह होता था ना तो उसको रटने के बजाय पेपर से रिवीजन हो जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया हमको द हिंदू पेपर। और अब आते हैं टीचर, आखिर टीचर कौन कौन सा हम फॉलो किए। सॉरी एक चीज़ छूट गया इसमें, ग्रामर सेक्शन के लिए मैंने क्या क्या किया था। तो ग्रामर के लिए मैं 2 बुक रिफ़र किया था। एक तो आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर जो अशोक कुमार सिंह का है, इसका मैं पूरा नहीं कर पाया था बट आधा ही किया था। और दूसरा है मेरा नीतू सिंह मैम, नीतू सिंह मैम जानती हैं आप लोग, उसका वॉल्यूम 1 लिया था मैंने, वॉल्यूम 2 नहीं लिया था। तो वॉल्यूम 1 मैंने ले लिया। और अब आते हैं फिर और क्या बच गया, ग्रामर का बच गया। और कंप्रीहेंशन के लिए मैं प्रीवियस ईयर ही फॉलो किया था। अगर आप पिनाकल का मैं प्रीवियस ईयर लिया हुआ था, तो पिनाकल का प्रीवियस ईयर से मैं कंपेरिजन के यानी कि पिक वारिस कर लिया, फिर क्रॉस टेस्ट कर लिया, फिर पैसेज वगैरह हो गया, तो मैं पिनाकल का प्रीवियस ईयर से किया था। और मेरे अनुसार अगर आप प्रीवियस ईयर ही कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप पहले इसको कर लीजिए, अगर टाइम बचे तो फिर नेक्स्ट सोचिएगा। अगर मन करे कैट का क्वेश्चन सॉल्व करने का तो भी कर सकते हैं, मगर जो पहला कंडीशन है वो प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छे से। तो देखिए, तो इसमें मैंने सिनोनिम कंप्लीट कर दिया कि सिनोनिम मैंने कहाँ से किया था। हाँ, इसमें जितना TCS 2018 से जो भी क्वेश्चन का है ना TCS का, तो सारा मैं कर लिया था। प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है, ब्लैक बुक में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं एंटोनिम भी वहीं से किया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वहीं से किया,
एंड इडियम्स एंड फ्रेज भी ऐसे किया। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे हम जोड़ देते हैं कि ये सारा चीज़ जो है ना, सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर इडियम्स एंड फ्रेज, मैं रानी सिंह मैम जो है ना, उनसे मैं एक पेड कोर्स लिया था अनअकैडमी का, तो उसने सीट प्रोवाइड किया था हमको सिनोनिम का, एंटोनिम का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का और इडियम्स एंड फ्रेज का। तो मैं रानी सिम्स का जितना भी क्वेश्चन वगैरह दी थी ना, वो तो सारा कर लिया था और सारा रिपीट हो जाता है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्लैक बुक पढ़ लीजिए ना, और किरण का उसका जब भी अगर रानी मैम भी दिए थी ना, तो सारा रिपीट हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। कुछ कुछ नया क्वेश्चन मिला तो फिर बस नया को पढ़ना होता है, पुराना तो बस अपने आप रिविजन हो ही जाता है। अब आते हैं हम लोग फिर कंप्रीहेंशन सेक्शन में ना, कि स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए इंग्लिश में ही कंप्रीहेंशन सेक्शन के लिए। तो देखिए कंप्रीहेंशन में अगर आप आइएगा तो इसमें आ जाएगा आपका क्या, एक PQRS, एक क्लोज टेस्ट और एक पैसेज। तो PQRS के लिए मैं एक तो रानी मैम को फॉलो किया ही था, साथ में एक न्यून क्लास की मैम है जो PQRS के बारे में बताए कि आखिर क्या नियम होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए पहले नाउन आ गया है तो उसके बाद ही प्रोनाउन आ गया है, अगर मान लीजिए कहीं सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन आना चाहिए, कहीं प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन आना चाहिए। तो ये सारे चीज़ जब तक आप खुद से बनाइएगा नहीं या फिर कोई टीचर नहीं बताएगा तो आपको मतलब होता है ना, वहाँ पे फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल से रहेगा आपके लिए। तो ये मैं 2 टीचर से किया था। एंड क्लोज टेस्ट भी मैं, क्लोज टेस्ट में रानी मैम से किया था, लगभग 200 क्लोज टेस्ट मैं किया था, 200 क्लोज टेस्ट, और हर एक क्वेश्चन, हर एक क्लोज टेस्ट का 5 क्वेश्चन था या फिर 10 क्वेश्चन था हर एक क्लोज टेस्ट में। तो लगभग मेरा 1500 क्लोज टेस्ट में किया था, ठीक है। रानी सिंह की कराई थी और साथ में मैं पिनेकल का जो PTBS है तो उससे भी मैंने किया था। और पैसेज के लिए भी मैंने रानी सिंह को फॉलो किया, और जो न्यून क्लास की मैम है उसने कुछ थ्योरम कुछ रूल वगैरह बताए कि कैसे हमको फाइंड करना होता है। तो ये सब चीज़ मैं 2 जगह से किया, एक न्यून क्लास का जो मैम है एंड रानी सिंह मैम से मैं किया था। तो इंग्लिश का स्ट्रेटजी यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन में, कहाँ पे कैसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर आप ग्रामर में आइएगा तो पहला क्या है आपका, नाउन है, फिर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, फिर प्रीपोजिशन है। तो रानी सिंह मैम अनअकैडमी में क्या कराइए ना, कि पहले वो सारा का रूल वगैरह पढ़ा दी, नाउन का पढ़ा दी, फिर प्रोनाउन का पढ़ा दी, फिर एडजेक्टिव का पढ़ा दी, फिर वर्ब का पढ़ा दी, फिर प्रीपोजिशन का पढ़ा दी। और साथ ही साथ फिर बाद में उसने क्या किया ना, कि हर एक चैप्टर वाइज कॉमन एरर पढ़ा के रखी है, चैप्टर वाइज। तो इससे क्या होगा ना, पहले आप तो कोई भी एक टीचर से क्या करें ना, कि पूरा रूल वगैरह पढ़ ले हर एक चैप्टर का। जब सारा रूल वगैरह कंप्लीट हो जाए तो 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए रूल वगैरह का, और रूल पढ़ते पढ़ते उसी वक्त जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी करते रहें। जब सारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद चैप्टर वाइज कॉमन एरर लगा ले। इससे क्या होगा ना, कि आपकी जो ना पकड़ क्वेश्चन पर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप कितनों रूल वगैरह पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा ना, तो आप एग्ज़ाम में क्लिक नहीं करेगा आपका माइंड में कि आखिर क्या चल रहा है। तो इसीलिए आपको ये साथ में करते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही है जो आपको सक्सेस दिला सकती है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है। कितनों आप रूल पढ़ ले, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको जो जो भी नियम वगैरह है ना, हिट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट और बचा हुआ है मेरा क्या, ग्रामर में बच गया है क्या, एक आपका एडवर्ब बच गया है। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और एडवर्ब को जनरली पोजीशन से क्वेश्चन आता है। अगर आप एडवर्ब टाइम है, एडवर्ब मैनर है, एडवर्ब प्लेस है, तो क्या पोजीशन होना चाहिए। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला है MPT, यानी कि पहले एडवर्ब मैनर आएगा, फिर एडवर्ब प्लेस आएगा, उसके बाद एडवर्ब टाइम आएगा। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो ये आप ध्यान रखिए। और एडवर्ब का पोजीशन, अगर मान लीजिए कभी भी एक, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि अगर एडवर्ब अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया ना तो इन्वर्जन लेता है। यानी कि मान लीजिए नॉट एक एडवर्ब है तो नॉट हो गया, तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। इससे जनरली आप देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है। और इन्वर्जन में क्या होगा ना, पहले वर्ब आ जाएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये कब होता है, जनरली जब कोई भी सेंटेंस का शुरुआत नॉट एक एडवर्ब है, यानी जब भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होता है ना, तब पहले वर्ब आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है आजकल, तो ये एक ट्रेंडिंग पे है। तो आप ये ट्रेंड को समझिए कि आखिर अभी SSC का क्या ट्रेंड चल रहा है ना। अब आते हैं हम लोग क्या, दूसरा 6ठा नंबर पर क्या है मेरा, कंजंक्शन, कि आखिर कंजंक्शन से कैसे क्या करें। कंजंक्शन एक वफादार सब्जेक्ट है, जैसे एंड एक कंजंक्शन हो गया, और एक कंजंक्शन हो गया, है ना, आइदर कंजंक्शन हो गया, नाइदर कंजंक्शन हो गया। तो कंजंक्शन सेम चीज़ को जोड़ता है, यानी अगर एंड है, एंड के पहले अगर सब्जेक्ट है
तो बाद में भी सब्जेक्ट आएगा, एंड के पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि ये पैरेललिज्म, इसको पैरेललिज्म कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से, वर्ब वर्ब से, एडजेक्टिव एडवर्ब से। तो कंजंक्शन एक वफादार सब्जेक्ट है, यानी कि एक ही चीज़, सेम चीज़ को वो जोड़ता है। उसके बाद कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में क्या डिफरेंस है, इससे भी आपको क्वेश्चन आता है। कंजंक्शन के बाद एक क्या होना चाहिए, क्लाउज चाहिए, बट प्रीपोजिशन के बाद कोई ज़रूरी नहीं कि क्लाउज आए। जैसे एज हो गया और लाइक हो गया, एज एक कंजंक्शन का, एज जो है कंजंक्शन की तरह काम करता है, और लाइक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। यानी कि एज के बाद जो भी आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में आएगा, और लाइक के बाद जो भी आएगा ये ज़रूरी नहीं कि वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में आए, वो एक नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है ना। तो कंजंक्शन से ऐसा क्वेश्चन आता है। अब बचा मेरा क्या, नरेशन। तो पीटी में तो एक क्वेश्चन आना ही है नरेशन से। तो नरेशन 5 सेंटेंस 5 तरह का नरेशन होता है, वो आप देख लीजिएगा तो आपका एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। और फिर एक बच्चा आपका वॉइस, वॉइस से भी क्वेश्चन आता ही है एक क्वेश्चन। और मेंस में 2 क्वेश्चन आता है, मेंस में वेरी करता है, बट पीटी में एक क्वेश्चन आता है। तो आप इसको करते रहें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं अपना जीएस का स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए 90 डेज़ के लिए, और रीजनिंग का क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए 90 डेज़ के लिए। तो इस पर हम लोग फिर एक नया वीडियो बनाने वाले हैं। और यहाँ पे मेरे इस चैनल पे आपको जो भी जीएस से जो भी जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, एसएससी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस का। तो आप इस चैनल से बने रहें, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।